Hello everyone and a very good morning to audible. Yes. तो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फेस्टून। फेस्टून करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा सजा रहे हो। आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को डेकोरेट कर रहे हो। आप उस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप उस चीज़ को बोलते हैं फेस्टून करना। ठीक है। तो टू अच्छा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक्शन की बात कर रहे हैं, हम कुछ कर्म कर रहे हैं। तो जब भी एक्शन की बात की जाती है तो व्हाट इज दैट, वर्ब। तो इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये जो शब्द है ये आपका वर्ब हो। टू डेकोरेट करना या अडॉन, अडॉन का मतलब भी क्या होता है, सजाना। लाविशली, लाविशली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। आप किसी चीज को हद से ज्यादा करते हो, इसका मतलब आप उसको लाविश वे में कर रहे हो। तो आप उसको सजा रहे हो, रिबन लगा रहे हो, फ्लावर लगा रहे हो, लाइट लगा रहे हो। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे नेकलेस हो गया, जितने भी आप चीजें वेयर करते हो उनको बोलते हैं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी जो होती है। तो अडॉन कर रहे हो, इम्बेलिश कर रहे हो, ऑर्नामेंट कर रहे हो, मतलब आप उस चीज को सजा रहे हो। एंटोनिम्स, स्ट्रिप करो, स्ट्रिप मीन्स उसमें से वो चीज निकाल रहे हो। डेन्यूड कर रहे हो, उसमें से वो चीज निकाल रहे हो। डिसमेंटल कर रहे हो, उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। तो जो हेरिटेज बिल्डिंग थी उसको सजाया गया हजारों लाइट से उस कल्चरल फेस्टिवल के दौरान, मतलब उसको बहुत ज्यादा सजाया गया। अच्छा, अगर मैं किसी डिश को सजाती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, गार्निश कर। आपने देखा होगा कोई अगर मास्टर शेफ देखता है तो जितने भी मास्टर शेफ्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो अपनी डिश को धनिया की पत्ती से या अलग अलग चीज़ों से सजाते हैं। दैट मीन्स गार्निश करना। तो गार्निश करने में डेकोरेट करना आता है, लेकिन डेकोरेट जनरली इसको किसको करते हैं, डिश को करते हैं। गार्निश करने जैसा एक और वर्ड होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द वर्ड इज गार्नर। गार्नर इज व्हाट, आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। चलो, अगर कोई इंसान बहुत बढ़िया तरीके से ड्रेस्ड है तो उसके लिए ईडियम क्या यूज करते हैं, उसके लिए ईडियम यूज करते हैं ड्रेस्ड टू द नाइन्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, ड्रेस्ड टू किल। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि वो इंसान बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो इंसान इस तरीके से ड्रेस्ड है कि हर कोई उसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ड्रेस्ड अट्रैक्टिव, वो इंसान बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये दोनों वर्ड्स जो हमने किए, दोनों शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, दोनों के दोनों वर्ड्स आपके वर्ब्स थे, both of them were verbs। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फिडल करना। फिडल करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, छेड़खानियां कर रहे हो। और इसके दो मतलब होते हैं, छेड़खानी करना और दूसरा मतलब होता है कि आप अपना समय बर्बाद कर। एक्शन की बात कर रहे हैं इसमें भी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो इसका मतलब आप एक तरह की छेड़खानी, टू टैम्पर विथ समथिंग, या फिर उस चीज के साथ आप क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। टैम्पर कर रहे हो, टिंकर कर रहे हो, मेडल कर रहे हो। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, इन तीनों शब्दों का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, आप उस चीज के साथ समय बर्बाद कर रहे हो। एंटोनिम्स, प्रिजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा के चल रहे हो आप उस चीज। तो अपने फोन के साथ छेड़खानी करना बंद करो। यहाँ पे फिडल का मतलब क्या, टाइम वेस्ट कर। तो अपने फोन के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट। अच्छा, फिडल का मतलब होता है वेस्ट करना या टेम्पर करना। अच्छा, फिडल वर्ड से ना बहुत सारे ईडियम्स भी होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन। पहला ईडियम होता है प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल का मतलब क्या है, सेकेंड से समझ जाओ कि आप फर्स्ट पर्सन नहीं हो, मतलब आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। आपने क्या किया हुआ है, टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल। आपका जो रोल है वो कैसा है, कम इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसी और का है। इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग सेकेंड फिडल। एक और फिडल का ईडियम होता है फिट एज अ फिडल। तो इफ यू आर फिट एज अ फिडल, इसका मतलब आप एकदम फिट हो, मीन्स आप क्या हो, इन पिंक हेल्थ। इन पिंक हेल्थ का मतलब क्या होता है, यू आर हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब क्या होता है, आप मतलब एकदम इन परफेक्ट हेल्थ, बहुत ही बढ़िया हेल्थ। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विंज करना। विंज करने का मतलब क्या है कि आप लगातार क्या कर रहे हो, कंप्लेन में कंप्लेन किए जा रहे हो, सामने वाला इरिटेट हो रहा है, लगातार कंप्लेन किए जा रहे हो। इसमें भी हम एक्शन की बात कर रहे हैं।
तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया हमें? टू कंप्लेन परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार इज व्हाट? कॉन्टिन्यूस। तो आप लगातार कंप्लेन कर रहे हो, सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो, ग्राउस कर रहे हो, कार्प कर रहे हो, बेली एक कर रहे हो, मतलब लगातार कंप्लेन कर। अच्छा, अगर आप लगातार कंप्लेन कर रहे हो तो क्या भी बोलते हो उसको? ग्रम्बल कर रहे हो, लगातार कंप्लेन। मोन करने में कंप्लेन भी कर रहे हो, दर्द भी है। मोन और ग्रोन, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? कंप्लेन कर रहे हो लेकिन दुख के साथ, सैडली, मतलब दर्द भी है, दुख भी है। ग्राइप इज ऑल्सो वॉट? कि आप क्या कर रहे हो? कंप्लेन कर रहे हो, लगातार बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कंप्लेन। चलो ये वर्ड्स तो हो गए कंप्लेन का। एक वर्ड होता है कार्प। कार्प का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी गलतियां निकाल रहे हो हर चीज, उसको क्या बोलते हैं? कार्प करना। फाइंड फॉल्ट, कॉन्टिन्यूसली। तो लगातार आप क्या कर रहे हो? गलतियां निकाल रहे हो किसी चीज में, तो आप क्या कर रहे हो? कार्प कर रहे हो। ऐसे एक वर्ड होता है कैवल। कैवल का मतलब भी क्या होता है? छोटी छोटी बात पर सवाल उठा रहे हो। रेज पैटी, पैटी मीन्स मामूली से ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे परेशान करने वाले को, छोटी छोटी बात पे कंप्लेन। कार्प एंड। अच्छा, यहाँ पे हमने कंप्लेन वर्ड की बात करी है। एक क्वेश्चन है जो आपका एरर डिटेक्शन में, एग्जामिनेशन में बहुत बार 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 आता है। क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझिएगा। कंप्लेन एक वर्ब होती है, इसका नाउन फॉर्म होता है कंप्लेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ही फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट, उसने उसके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करी। अब ये सेंटेंस गड़बड़ है बेटा। क्यों गड़बड़ है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अ एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आएगा? आर्टिकल के बाद नाउन। इसका मतलब कंप्लेन विल नॉट कम, व्हाट विल कम? कंप्लेंट विल। तो कंप्लेन वर्ब होता है और कंप्लेंट नाउन होता है। वर्ब और नाउन में बहुत बार ऑथर जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलो आ जाते हैं वापस। एंटोनिम्स, प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, तारीफ। तो वर्क प्लेस में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जहाँ काम करते हो वहाँ जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने की जगह उसने क्या ऑफर किया? प्रैक्टिकल सोल्यूशन। उसने सोल्यूशन दिए, उसने बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करी। अच्छा, कंप्लेन करने का एक और फ्रेज होता है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, एंड दैट इज वेंट वंस स्प्लीन। वेंट वंस स्प्लीन का मतलब क्या है? कि आपने शो कर दिया अपना फ्रस्ट्रेशन, कि आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, वो आपने शो कर दिया। मीन्स आपने क्या किया? वेंट वंस। अच्छा, एक और दो दो इडियम्स और। अगर आप छोटी सी बात का बहुत बतंगड़ बना रहे हो और कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हो, तो छोटी बात के बतंगड़ बनाने को क्या बोलते हैं? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया है, मतलब एग्जैजरेट कर दिया है। अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, आपने बतंगड़ बना दिया। ऐसे स्टॉर्म इन अ टी कप, तूफान आया था लेकिन चाय के कप में आया था, मतलब बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस बात का बतंगड़ बना दिया। आपने छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। डेलेटेरियस मतलब वो चीज क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच। डेलेटेरियस मीन्स कॉजिंग हार्म और डैमेज, बहुत ज्यादा खतरनाक, हार्मफुल है, डैमेजिंग है, डेट्रीमेंटल है। चलो बहुत दिनों से हमने डेंजरस वर्ड के सिनोनिम्स, कितने सिनोनिम्स बताओगे मुझे डेंजरस वर्ड के? 50 बता दोगे? चलो कोशिश कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग मुझे डेंजरस वर्ड के अब सिनोनिम्स, पहले मुझे सारे ओ यू एस वाले बता दो एक साथ। कोई चीज डेंजरस है तो जियोपार्डस है, पार्लस है, नॉक्शियस है, डेलेटेरियस है, इंजूरियस है, परनिशियस है, उसका इंटेंशन खराब है, मलिशियस
मैलिशियस इज ऑल्सो व्हाट, कि वो इंसान गलत सोच के साथ उस काम को कर रहा है, वो चीज़ कैसी है, खराब है। हजार्डस है, अच्छा कोई चीज़ जहरीली है वो भी तो खतरनाक ही होती है। जहरीले के कौन कौन से दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है पॉइजनस और एक होता है वेनमस। कोई चीज़ तबाही मचा देगी वो भी खतरनाक ही है, तो डिजास्ट्रस है, डिजास्ट्रस इज ऑल्सो व्हाट, तबाही मचा देने वाली है। चलो अब बाकी के लिख लेते हैं, और ओएस वाले याद आएंगे तो बीच बीच में लिख लें। डेट्रीमेंटल है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, क्या है, डेट्रीमेंटल है, टॉक्सिक है वो चीज़, खतरनाक है। लीथल है, जानलेवा है। डेडली है, जानलेवा है। इंटरनसीन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अच्छा कोई इंसान छुप के अटैक कर रहा है तो वो भी खतरनाक ही है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ट्रेचरस है, खतरनाक ही है आपके लिए। ट्रेजनस है, खतरनाक ही है आपके लिए, छुप छुप के अटैक कर रहा है। मैम पेरिलस नहीं लिखा, राइट, पेरिलस है, पेरिलस इज ऑल्सो व्हाट, खतरनाक है। 20 हो गए, 30 मोटू को। तबाही मचा देने वाली है तो रुइनस है, रुइनस इज ऑल्सो खतरनाक है। तबाही मचा देने वाली है तो कैटास्ट्रॉफिक है। एपोकैलिप्टिक है। कैटाक्लाइजमिक है, मतलब तबाही मचा देने वाली है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अनसेफ है, राइट, खतरनाक है। डिस्ट्रक्टिव है, खतरनाक है। हार्मफुल भी नहीं लिखा हमने, हार्मफुल है। डेंजरस लिखा है, नहीं लिखा, लिख दिया। डेंजरस है, खतरनाक है। डेवास्टेटिंग है, तबाही मचा देने वाली, सब कुछ बर्बाद कर दे। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, बेनफुल है, बेलफुल भी बोल सकते हैं, मतलब कैसी है, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही तबाही। वायरुलेंट है, मैलिग्नेंट है, तबाही मचा देने वाली है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो जो हमने मेंशन ना किया हो। सिनिस्टर है मैम, मेनेसिंग है, खतरनाक है। थ्रेटनिंग है, खतरनाक है। हाँ, और कुछ, चलो अब इसमें कुछ एक दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। कोई इंसान अगर छुप के अटैक कर रहा है, कोई इंसान अगर छुप के अटैक कर रहा है तो वो भी तबाही मचा देगा, आपकी लाइफ को खराब कर देगा। तो छुप के अटैक करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, स्नीकी है, स्टेल्थी है, फर्टिव है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो इंसान क्या है, छुप के अटैक कर रहा है। छुप के अटैक कर रहा है मतलब डेंजरस ही है आप सभी। और कोई वर्ड, हम इंसीडियस रह गया, सीरियस है, वेरी गुड। इनेमिकल भी रह गया मैम, वेरी गुड। इनेमिकल खतरनाक है। 5 5 5 40 हो गए। 10 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। कोई चीज अगर डेंजरस है तो, इफ समथिंग इज डेंजरस, 10 मोर वर्ड्स टू गो। हर्टफुल है, चलो कह सकते हैं हर्ट। और कुछ इडियम्स लिख लेते हैं, चलो ठीक है। स्नेक इन द ग्रास है, डैमेजिंग है। स्केटिंग ऑन थिन आइस, मतलब बहुत रिस्की काम कर रहे हो। मैम रिस्की भी रह गया, रिस्की है, कोई चीज आपके लिए रिस्की है मतलब क्या है, डेंजरस। एडवर्स है, खतरनाक है, आपके लिए नेगेटिव है, खतरनाक है आपके लिए। अनफेवरेबल है आपके लिए, वेरी गुड, खतरनाक है। पेनफुल है आपके लिए, खतरनाक है। लास्ट वन, आखिरी, कोई चीज अगर बहुत ही खतरनाक है तो इवल है। पेंडोरा बॉक्स है, पेंडोरा बॉक्स मीन्स प्रॉब्लम्स का बॉक्स है। अगर आपने ओपन पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर लिया मतलब आपने मुश्किलों का पिटारा खोल दिया। खतरनाक। ये सारे के सारे वर्ड्स जो भी हमने लिखे हैं, सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, एडजेक्टिव, और सबका मतलब क्या था कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, खतरनाक। वापस आ जाते हैं,
एंटोनिम्स बेनिफिशियल है, बहुत ही बढ़िया है। हार्मलेस है, हार्मलेस का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। इनोक्यूअस है, कोई नुकसान नहीं है। बेनिफिशियल का वर्ड क्या होता है? सेल्यूब्रियस है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। हेल्पफुल है, बहुत अच्छी है आपके लिए। कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। तो स्मोकिंग के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं आपकी। अगले पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बंकम। बंकम का मतलब है बिल्कुल ही बकवास। तो कोई चीज एकदम ही बकवास होती है, आप उसको क्या बोलते हो? बंकम। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एकदम क्या है? नॉनसेंस, एम्प्टी, मिसलीडिंग, फुलिश टॉक है, मतलब बिल्कुल ही बकवास है। अच्छा मुझे कुछ इडियम्स बताना, अगर कोई इंसान बिल्कुल ही बकवास कर रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो? अगर वो एकदम बकवास कर रहा है तो वो अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, अपनी टोपी से बोल रहा है। टॉक थ्रू वंस हार्ट, इसका मतलब क्या है? कि जो वो बातें कर रहा है वो एकदम बकवास है। स्पीक नॉनसेंस, वो नॉनसेंस बात कर रहा है। अ बंच ऑफ बेलोनी, अ बंच ऑफ बेलोनी का मतलब भी क्या होता है? कि वो जो बात है वो क्या है? नॉनसेंस, एकदम बकवास है। उस चीज के अंदर कोई भी चीज। अब वापस आ जाते हैं बकवास को, और क्या क्या बोलते हैं? ड्रिवल, एकदम बकवास। बैल्डरडैश, बकवास। पॉपीकॉक, एकदम बकवास। साधारण से शब्दों में बोलने तो रबिश है तुम्हारी बात, रबिश है मतलब एकदम बकवास है। हॉग वॉश, हॉग वॉश पता है वर्ड कैसे बना? हॉग का मतलब होता है पिग, पिग को आप कितना भी वॉश कर लो वो वापस से गंदगी में चला जाएगा। तो हॉग वॉश का मतलब क्या है? कि आपकी जो बात है वो एकदम बकवास है, मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला। गिबरिश भी बोलते हैं, गिबरिश इज ऑल्सो व्हाट? एकदम बकवास। एंटोनिम्स वैरिटी, वैरिटी में सच्चाई है आपकी बात में। ट्रूथ है, एक रूट वर्ड होता है वेर, वेर रूट वर्ड का मीनिंग होता है सच्चाई। तो अगर आपकी बात में वैरिटी है मतलब सच्चाई है। क्रेडिबिलिटी है मतलब विश्वसनीय है आपकी बात। सब्सटेंस है मतलब आपकी बात सही है। तो साइंटिस्ट ने जो इतनी वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी उसको क्या बोला? कि बकवास है। उस क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला? कि तुम्हारी जो बात है वो क्या है? एकदम बकवास। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेलिक्योन, बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार मार्क करना। हेलिक्योन मीन्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांति भरे, मतलब जहाँ पे आप बहुत इंजॉय करते हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत ही पीसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस, बहुत ही बढ़िया। पीसफुल, ट्रैंक्विल, काम। ट्रैंक्विल का एक सिनोनिम क्या होता है? बहुत बार पढ़ा है, सीरीन। अच्छा जो लोग एकदम शांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लासिड। प्लासिड का मतलब क्या है? एकदम शांत। फ्लेगमेटिक भी बोलते हैं, जो लोग एकदम शांत होते हैं वो क्या होते हैं? प्लासिड होते हैं, फ्लेगमेटिक। एंटोनिम्स उथल पुथल है, अभी टर्ब्यूलेंट, ट्रबल्ड, क्योटिक, उथल पुथल मची हुई है। तो वो याद करते हैं कि कितने शांति वाले दिन थे उनके बचपन में। तो बचपन के इतने बढ़िया दिन थे, उनको हमेशा क्या रखते हैं? वो उनको हमेशा याद रखते हैं। हेलिसियन डेज का मतलब क्या हो गया? हेलिसियन डेज मीन्स एकदम शांति वाले। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिनेबल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए बी एल ही लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्ट। तो टर्मिनेट का मतलब होता है अंत कर देना। इनटर्मिनेबल इसका मतलब आप उस चीज का अंत ही नहीं कर, मतलब वो चीज ऐसा है बस चलती जा रही है, चलती लंबे टाइम तक खींची जा रही है, उस चीज का खत्म ही नहीं कर पा रहे हो। परपेचुअल है, चले जा रही है। अनसीजिंग है, रुक नहीं रही। प्रोट्रैक्टेड है, लंबी खिंच गई है। एटर्नल है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेते। प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है? लंबी खिंच। एंटोनिम्स क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, एफिमेरल है, ब्रीफ है। और क्या बोल सकते हैं क्षण भर की चीजों को? कोई चीज अगर क्षण भर की होती है तो एवनेसेंट होती है, फुगेशियस होती है, मोमेंटरी होती है, ट्रांजिटरी होती है। ट्रांजिएंट भी होती है और ट्रांजिटरी भी होती है। इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है? क्षण भर की। तो जो कमेटी की लंबी चल रही थी डिबेट्स, उनकी वजह से इतने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस देरी से आ गए, मतलब डिले हो गए। क्यों? क्योंकि इतने लंबे टाइम से क्या चल रहा था? इतने लंबे टाइम से डिबेट ही डिबेट चली जा रही। अच्छा यहाँ से एक फ्रेज आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप किसी चीज को जानबूझ के डिले कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो डिली डैली करना। डिली डैली करने का मतलब क्या होता है?
मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, जानबूझ के डिले पे डिले किए जा रहे हो, आप उस चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, डिले। अच्छा, जैसे डेली डायली होता है ऐसे शिली शैली भी होता है। शिली शैली का मतलब क्या होता है कि आप ना रुक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप झिझक रहे हो अपने डिसीजन में कि मैं डिसीजन क्या लूं, आप क्या कर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, आप उसको क्या बोलते हो, शिली शैली। ऐसी एक हेल्टर स्केल्टर भी होता है। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है कि आपने उस काम को जल्दीबाजी में कर लिया, आपने उस काम को उतने अच्छे से नहीं किया, जल्दीबाजी में कर लिया, उसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। मीन्स आपने उस काम को हरी में किया है, इन अ हरी, जल्दीबाजी में। चिट चैट तो सभी को पता ही है, जैसे चिट चैट भी होता है। चिट चैट का मतलब क्या होता है, आप बस इनफॉर्मल बातें कर रहे हो, इनफॉर्मल टॉक को क्या बोलते हैं, चिट चैट। अच्छा, निटी ग्रिटी बहुत बार एग्जाम में आता है। निटी ग्रिटी क्या होता है, बेकारी की बातें, सॉरी इंपॉर्टेंट बातें। निटी ग्रिटी मीन्स इसेंशियल डिटेल्स, दैट इज व्हाट निटी ग्रिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑल ऑफ देम। तो डिली डैली इज डिले करना, शिली शैली इज झिझकना, हेल्टर शेल्टर इज जल्दीबाजी में करना, चिट चैट इज इनफॉर्मल बातें करना, निटी ग्रिटी मीन्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस चीज। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एवेंस करना। एवेंस करना का मतलब है जो चीज शो कर रहे हो आप किसी, और कोई चीज एवेंस कर रही है मतलब उस चीज को शो कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो क्लियरली शो और एक्सप्रेस, शो कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, मीन्स सामने रख रहे हो। एंटोनिम्स, कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, मास्क कर रहे हो, क्लोक कर रहे हो, श्राउड कर रहे हो, कवर कर रहे हो, मीन्स छुपा रहे हो। तो उसकी स्माइल ने क्लियरली दिखाया कि वो सच में खुश थी, जेन्युइन मीन्स एक्चुअल में वो खुश थी, वो बात उसकी स्माइल ने। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मैंगल करना। मैंगल करने का मतलब आप उस चीज को खराब कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया वो, आप उस चीज को डैमेज कर रहे हो। म्यूटिलेट मीन्स बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ रहे हो, उस चीज को तबाह कर रहे हो। किसी भी चीज को मैंगल कर रहे हो मीन्स तबाह कर रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, डिसफिगर कर रहे हो, गाबल कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, मार कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, रीफेस कर रहे हो, करोड कर रहे हो, मीन्स उस चीज को तबाह कर रहे हो। एंटोनिम्स, वापस से ठीक कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो, मीन्स उस चीज को ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, मेंड कर रहे हो, सुधार रहे हो। तो अगर आप अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं करते हो तो जो ओरिजिनल मीनिंग होता है किसी भी बुक का, नॉवल का, वो खराब हो जाता है, वो एकदम ही कुछ और निकल आता है अगर आप अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूग्यूब्रियस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ल्यूग्यूब्रियस कौन होता है, जो इंसान बहुत दुखी होता है, मैं परेशान परेशान परेशान। लुकिंग और साउंडिंग सैड और ग्लूमी, बहुत दुखी है, ग्लूमी है, मोurnफुल है, सॉरोफुल है। दुखी के मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे, 20 बता दो। वो इंसान बहुत दुखी है तो मेलनकॉलिक है, ग्लम है, ग्लूमी है, डाउनकास्ट है, क्रेस्टफॉलन है, सैटरनाइन है, ग्रीफुल है, डोलोरस है, डोलफुल है, ब्लू फील कर रहा है। और कोई वर्ड, ल्यूग्यूब्रियस है, रो रहा है तो क्या बोलते हैं, लैक्रिमोज है, लैक्रिमोज भी बोलते हैं और लैक्रिमल भी बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि वो इंसान क्या है, टीयरफुल है, ब्यूफुल है, अपनी चीज को लेके बहुत ज्यादा पछतावा कर रहा है, बहुत सैड है, रिजेक्टेड है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा ही। ये वी बी गॉन है, वेरी गुड, रेस्पोंडेंट है। मैम सबसे इजी वर्ड तो आपने लिखा ही नहीं, सैड है, सॉरोफुल, ग्रीवियस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा सैड, सलन है। फिर भी हमने अपसेट है, वेरी गुड।
जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर। एंटोनिम्स बहुत खुश है भाई, चीयरफुल है, जॉयफुल है, हैप्पी है, आज मैं ऊपर, इलेटेड है, यूफोरिक है, एक्सटेटिक है, मीन्स बहुत दुखी है, सॉरी बहुत खुश है। तो उसका जो दुखी भरा एक्सप्रेशन था उससे हर कोई चिंतित हो गया। आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, और आज की स्टोरी क्या है? स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट चेंज। कंप्लेन करना बंद करो और अपने आप को बदलना शुरू करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्या करें, अपने आप को बदलें। चलो देखते हैं ऑथर क्या। आज की कहानी है आरव की। आरव की एक आदत थी कि वो लगातार कंप्लेन करता रहता था। जिंग का मीनिंग क्या हो गया? कंप्लेनिंग। हर चीज को लेके वो कंप्लेन करता था। अगर वेदर खराब होता था तो वो कंप्लेन करता था, अगर काम मुश्किल लगता था तो वो कंप्लेन करता था। उसके फ्रेंड्स थक गए थे। उसकी नॉट एंडिंग, इंटरमिनेबल मीन्स खत्म ना होने वाली कंप्लेन्स की वजह से। और उनको क्या बोलते थे कि इसकी सब बातें बकवास है। बंकम मीन्स नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता था, सोल्यूशन पे फोकस नहीं करता। एक बार क्या हुआ, टाउन बहुत सजाया गया था। फेस्टून का मतलब क्या था? डेकोरेटेड। लाइट से एक सेलिब्रेशन था, हर कोई एंजॉय कर रहा था। आर ऑफ कंप्लेन। उसका नेगेटिव एटीट्यूड जो है क्या कर रहा था? मैंगल कर रहा था। मैंगल का मतलब क्या? इंटरफेयर कर रहा था, खराब कर रहा था, रुइन कर रहा था, बोल सकते हर अच्छे मोमेंट को। और उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था आसपास के लोगों पे। एक एल्डरली गार्डनर थे, उन्होंने सुना और फिर स्टोरीज बताई अपने बहुत ही खुश वाले दिनों की, शांति वाले दिनों की, हेलेसियन में पीसफुल दिन की उसे स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि लाइफ दो कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हैप्पीनेस ना आपके नजरिए पे डिपेंड करती है। आपको लगेगा कि सब अच्छा हो जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। तो उसके शांत शब्दों ने क्या दिखाया? एवेंस में क्या शो किया? विजडम, एक्सपीरियंस। आरव को ने रियलाइज किया कि वो क्या कर रहा था, अपने समय को बर्बाद कर रहा था कंप्लेन करके, अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहा। उसने अपने खुद का दुख भरा एक्सप्रेशन देखा, वो हंसा और उसने सोचा कि मैं चेंज करता हूँ। उस दिन से उसने कंप्लेंट्स को हटाया और वो थैंकफुल रहना शुरू हुआ। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई उसके अंदर कि मैं थैंकफुल रहूंगा, जो मेरे पास नहीं है उसको लेकर दुखी नहीं होऊंगा, जो मेरे पास है उसको लेकर खुश होऊंगा। लोगों ने एक पूरे डिफरेंट आरफ को देखा। वो इंसान जो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा था, उनकी एनर्जी नहीं खत्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्लेंट्स ना करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और एक्शन करोगे तो आप अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हो। बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव। इतनी सारी चीजें हैं ना जिस चीज के लिए आप खुश रह सकते। एक ना एक्टिविटी करना, अगर आपको टाइम मिले तो, टाइम तो हो गई आपके पास, वो चीजें लिखना जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जो भगवान ने आपको दी है, जो आपके पास है। आई विल टेल यू, आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो। आप कितने ही पेजेस फिल कर सकते हो उन सारी चीजों को थैंक यू बोलते के लिए जो आपके पास। लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और फिर भी आप दुखी रहते हो, फिर भी आप नेगेटिव रहते हो, फिर भी आप परेशान रहते हो। क्यों? वाई? ह्यूज लिस्ट है, ह्यूज लिस्ट। जब हमारे पास इतना सब कुछ है तो हम क्यों दुखी हैं, क्यों सैड है? सब कुछ है, मेहनत करेंगे, जो नहीं है वो भी पालेंगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए, तो ये आप पीडीएफ से पढ़ोगे, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला क्या है? ग्लावर। ग्लावर का मतलब क्या है? कि आप किसी को बहुत गुस्से से देख रहे हो। तो अगर आप किसी को बहुत गुस्से से देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ग्लावर कर रहे हो, एंग्रीली स्टेयर कर रहे हो। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने नॉइजी बच्चों को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख। क्या बात है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है। 6700 से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं इस बार। तो मतलब जो मेहनत वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो इस बार 100% हो ही जाएगा। जितने भी बच्चे मेहनत करने वाले हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अभी 1500 के लगभग एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आई थी, अब इतनी वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ की आ चुकी है। क्लर्क की भी इस बार लग रहा है भर भर के वैकेंसीज आएंगी। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क की भी भर भर के वैकेंसीज आएंगी।
तो इस बार तो आपके पास बहुत चांस है सिलेक्शन लेने का, मेहनत करना मत छोड़ो। चलो मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, आईबीपीएस पीओ की सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे, पहले एडिटोरियल। हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूअल। ड्यूअल मीन्स लड़ाई चल रही है, तो फाइट चल रही है दो लोगों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूअल। दो लोग होने चाहिए। डेक्स्ट्रस, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है अपने काम में, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रस। और एम्बी डेक्स्ट्रस किसको बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस वो इंसान होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, तो दोनों हाथों को सेम स्किल्स के साथ यूज कर सकता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को एम्बी डेक्स्ट्रस। एसेंट मतलब अप्रूवल, आपने किसी चीज को हाँ दे दिया है, मतलब अपना अप्रूवल दे दिया है, अपनी हाँ ही दे दिया है, कंसेंट दे दिया है, अपना हाँ कर दिया है। अगर आपने हाँ नहीं किया तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट। आपने मना कर दिया है तो वो क्या हो गया? डिसेंट। फ्रेजल वर्ब्स पे आ रहे थे, बिलीव इन समथिंग, आपको विश्वास है उस चीज पे, आई बिलीव इन इट, मेरा पूरा का पूरा विश्वास है उस चीज के। बाइट ऑफ, किसी चीज को आपने काट के हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया, बाइट ऑफ। ब्लैक आउट, एकदम ब्लैकआउट हो गया वो। जोन आउट करना भी बोलते हैं, एक जोन आउट करना भी होता है। जोन आउट करने का मतलब होता है कि आप उस में हो ही नहीं, कि क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो, उसको जोन आउट करना बोलते हैं। ब्लैकआउट करने का मतलब है आप एकदम बेहोश से हो गए हो, और दूसरा ब्लैकआउट का मतलब होता है बिजली चली गई है। ब्लॉक ऑफ, आप रोक रहे हो एक्सेस की, वहां नहीं जाना है, ब्लॉक ऑफ कर रहे हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, पे योर ड्यूज, इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी आपको सक्सेस चाहिए मिलेगी ना, उससे पहले ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे पहले डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को झेलना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट टास्क को झेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस को अचीव करने के लिए, मतलब ड्यूज तो पे करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिले। पुट योर बैक इन टू इट, बहुत मेहनत कर, वर्क वेरी हार्ड। वर्क अराउंड द क्लॉक, पूरी पूरे दिन रात मेहनत करो, दिन रात, रात को मेहनत करने को क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल, इस रात रात भर मेहनत कर रहे हो। हसल एंड बसल, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत मूवमेंट है, बहुत एक्टिविटी है, हसल एंड बसल। अंडर द पंप, आप बहुत प्रेशर में काम कर रहे हो, तो अगर आप बहुत प्रेशर में काम कर रहे हो, वर्किंग अंडर। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन, का मतलब भी क्या होता है? बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, हद से ज्यादा मेहनत कर। सारे इडियम्स आज बहुत ज्यादा मेहनत करने। सब ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ोगे, इंग्लिश विद निमिषा बस टेलीग्राम चैनल का आपको ये पीडीएफ शेयर। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी, तुरंत के तुरंत लाइक कर दें। अगर 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं तो 6000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। आज का आर्टिकल बहुत अच्छा है, एक बार मुझे थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन में भी कि हाँ मैम मजा आ रहा है एडिटोरियल पढ़ के। इंडियन एंड फॉरेन, इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, सीबीएसई की बात करने वाले हैं और थर्ड लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे आज। चलिए पढ़ लिया सभी ने, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं।
एक कंट्रोवर्सी, तो जो लड़ाई चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस टॉपिक को लेके, ओवर इंट्रोड्यूसिंग कि एक तीसरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाए फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो छठी क्लास के बाद से एक तीसरी लैंग्वेज को डाला जाए। स्टेम्स, स्टेम्स मीन्स शुरू होती है, स्टेम्स मीन्स ओरिजिनेट। कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम एन अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व मीन्स अभी तक उस पर सोल्यूशन नहीं मिला है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऑपोजिट बात, तो एक ऑपोजिट बात थी, चीजें मैच नहीं कर रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, तो वहां से एक बात आई कि थर्ड लैंग्वेज को स्टार्ट करना है या नहीं करना है क्लास 6। एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे जो एनईपी है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो एक्सटॉल कर रही है। एक्सटॉल मीन्स तारीफ कर रही है। किस चीज की तारीफ कर रही है? द स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बहुत जगह एनईपी कह रहा है कि इंग्लिश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स में, साइंस में, लीगल एजुकेशन में, सब जगह इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड डज नॉट क्लब इट, क्लब इट का मतलब होता है मिक्स इट, और उसको क्लब नहीं कर रही है, मिक्स नहीं कर रही है बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि फ्रेंच और स्पेनिश। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे इट एडवोकेट्स, एडवोकेट्स मीन सपोर्ट, तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सपोर्ट कर रहा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को, जबकि दो लैंग्वेजेस तो इंडिया की ही होनी चाहिए, नेटिव होनी चाहिए, मतलब लोकल होनी चाहिए, वन ऑफ देम, और उनमें से एक लैंग्वेज तो आइडियली मीन्स परफेक्टली मदर टंग ही होना चाहिए। तो दो लैंग्वेज हमें इंडिया की सिखानी है, जिसमें एक लैंग्वेज तो मदर टंग ही होना चाहिए। इन इफेक्ट मीन्स वास्तव में क्या हो रहा है? रेलीगेट किया जा रहा है। रेलीगेट का मतलब क्या होता है? डिमोट किया जा रहा है, नीचे की पोजीशन दी जा रही है। तो नीचे की पोजीशन क्या दी जा रही है? कि इंग्लिश को आप एक फॉरेन लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा रहा है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो जो सीबीएसई है, उसने इंप्लीमेंट किया है इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को एनईपी के, उसने इग्नोर कर दिए हैं बाकी के जो वेलकम ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो अच्छे ऑब्जर्वेशन हैं जो पॉलिसी बना रही है लैंग्वेज लर्निंग पे। तो तीन लैंग्वेजेस उसने इंट्रोड्यूस करी हैं क्लास 6 ऑनवर्ड से। उसने बोला कि जो बच्चे करेंटली क्लास 7th 8th और 9th में हैं, उनको भी तीन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। उनमें से दो लैंग्वेज भारतीय होनी चाहिए, दो लैंग्वेज इंडिया की होनी चाहिए। इन इफेक्ट मतलब इसमें भी क्या हुआ है कि इंग्लिश की वैल्यू कम कर दी गई है और उसको एक फॉरेन लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहे हैं पूरे पैराग्राफ में कि एनईपी ने बोला कि तीन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, दो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक फॉरेन लैंग्वेज। तो सीबीएसई ने भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसने दो लैंग्वेज कर दी, भारतीय लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, और इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा रहा है। इसका मतलब इंग्लिश का स्टेटस थोड़ा सा रेलीगेट किया जा रहा है। रेलीगेट का मतलब क्या होता है? डिमोट करना, नीचे की पोजिशन। तो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि भाई फॉरेन लैंग्वेज से मतलब क्या है? फ्रेंच सिखाओ, स्पेनिश सिखाओ, या इंग्लिश सिखाओ। दो लैंग्वेज तो उन्होंने बोल दिया इंडिया की होनी चाहिए। इंडिया की लैंग्वेज जनरली जो स्कूल्स में सिखाई जाती है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के स्कूल्स की बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आ जाती है। अगर हम साउथ इंडिया के स्कूल्स की बात करें तो वहाँ की जो मदर टंग है और हिंदी आ जाती है। तो इंग्लिश को क्या फॉरेन लैंग्वेज जा रहा है या क्या है? इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस बात को लेके कॉन्ट्रोवर्सी चल रही। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, 10 अतः इफ अ स्टूडेंट हैड टेकन फ्रेंच, अगर किसी बच्चे ने फ्रेंच लिया है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो उसे सेकेंड लैंग्वेज की तरफ फ्रेंच लिया है, अलॉन्ग विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ, दे वुड हैव टू फोरगो, यहाँ पे ही और शी आना चाहिए था, उसको फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा और उसको दो भारतीय लैंग्वेजेस लेनी पड़ेगी। समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई ने बोला कि आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी है, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बच्चा इंग्लिश और फ्रेंच साथ में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा और उसको इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश को ही फॉरेन लैंग्वेज बोला और फॉरेन लैंग्वेज आप सिर्फ एक ही पढ़ सकते हो। तो उसको 2 इंडियन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी और उनमें से एक जो है उसके लिए पूरी तरीके से न्यू होगी। चलो हिंदी तो उसे आती होगी, बट जो एक और लैंग्वेज होगी उसको पूरी तरीके से न्यू लेगी। अब इससे क्या होगा, दिस कुड एडवर्सली, एडवर्सली मीन्स नेगेटिवली, इससे क्या होगा, नेगेटिवली अफेक्ट हो गए उसके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम रेंडिंग, क्यों उसका क्लास 10 का बोर्ड परफॉर्मेंस खराब होगा, क्योंकि उसको एक ऐसी लैंग्वेज पढ़नी है, वो भी इंडियन लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल नई है उसके लिए। साथ के साथ रेंडर का मतलब होता है कर देना, कि क्या करेगा, रिडंडेंट कर देगा। रिडंडेंट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कर देगा। मतलब यहाँ पे रिडंडेंट का मतलब क्या है, कोई चीज एक्स्ट्रा, यहाँ पे रिडंडेंट का मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे मतलब है यूजलेस। तो कौन सी चीज यूजलेस हो जाएगी, जो कैपेबिलिटी है और जो टीचिंग रिसोर्सेज हैं जो स्कूल्स ने बनाए हैं उन फॉरेन लैंग्वेज। तो अभी तक स्कूल्स ने बच्चों को फ्रेंच सिखाई थी, स्पेनिश सिखाई थी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई थी, उसमें उनकी स्किल्स डेवलप करी थी। अब सीबीएसई ने क्या बोला कि अब आप वो फॉरेन लैंग्वेज को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्लिश सिखाओगे, इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज एक ही होती है, और अब आपको उसको 2 इंडियन लैंग्वेजेस भी करवानी है। तो एक तो चलो हिंदी हो गई, अब एक लैंग्वेज बिल्कुल नई है जो आपको उसे सिखानी है। तो फिर फॉलोइंग द बैकलैश, तो इस चीज की क्या हुई, बैकलैश, बैकलैश मीन्स बुराई हुई। तो इस टॉपिक की बहुत बुराई हुई, तो उसके बाद सीबीएसई ने क्या बोला, सीबीएसई ने बोला कि जो बच्चे हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में, उनको सिर्फ एक ही एडिशनल भारतीय लैंग्वेज लेनी है। अगर उन्होंने इंग्लिश ली है तो दे नीड टेक ओनली वन एडिशनल भारतीय लैंग्वेज इफ दे हैड टेकन इंग्लिश एंड स्पेनिश। तो अब बुराई की गई कि भाई इंग्लिश तो चलो सबको लेनी पड़ेगी, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के बिना तो काम नहीं चलेगा, बट भारतीय लैंग्वेज 2 कैसे ले लें? तो बुराई हुई। तो फिर सीबीएसई ने अपना कदम चेंज किया और उसने बोला कि चलो आप भारतीय लैंग्वेज एक ले लो और एक स्पेनिश ले लो या एक कोई फॉरेन लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज जो होगी उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा उनके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई ने ये भी बोला कि बोर्ड के पेपर में नहीं आएगी। बोला दीज आर हाउएवर, लेकिन ये जो है टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, ये कुछ समय के लिए सीबीएसई ने करे हैं, और सीबीएसई जो है अब आगे बढ़ रहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के साथ, जिसमें 2 भारतीय लैंग्वेज होंगी क्लास 6 के बाद से। तो सीबीएसई अब क्या कर रहा है, इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे ही आ रहा है, इसमें 2 भारतीय लैंग्वेज होंगी। प्रूडेंस डिमांड्स, प्रूडेंस का मतलब क्या है कि अगर आप बुद्धि लगाओगे, केयरफुल रहोगे, तो ये डिमांड करता है, मतलब बुद्धिमत्ता इसी में है कि अगर एनईपी को गाइड ही करना है यूनियन सरकार के डिसीजन को, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही हमारी सरकार डिसीजन लेती है, तो उसको इंश्योर करना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग बच्चों के हित में हो। तो लैंग्वेज लर्निंग इस तरीके से हो कि बच्चों के इंटरेस्ट में हो, मतलब बच्चों को फायदा दे। तो बेसिकली ऑथर ने वही बोला कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सीबीएसई ने बोला है कि मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन अगर अभी के बच्चों को दिक्कत हो रही है तो उन बच्चों के लिए थोड़े समय के लिए सीबीएसई ने बोला है चलो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश पढ़ लो, एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ लो और एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ लो, लेकिन आगे से तो आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी ही। आई थिंक हमारे टाइम में भी यही होता था। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, हमारे टाइम में जब स्कूल से तो यही था, 2 इंडियन लैंग्वेजेस थी, एक हिंदी थी और एक संस्कृत थी और फिर एक इंग्लिश थी, यही 3 लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्कूल्स में पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, वे ऑफ टीचिंग में चेंजेस आए। फिर उसके बाद स्कूल्स ने क्या किया, जर्मन पढ़ाना स्टार्ट किया, फ्रेंच पढ़ाना स्टार्ट किया, स्पेनिश पढ़ाना स्टार्ट किया, और ये अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा बच्चे लैंग्वेज सीखता है उतना ज्यादा उसका स्किल्स डेवलप होते हैं, और अगर बच्चे को बाहर जाके काम करना है या बाहर जाके अपनी पढ़ाई करनी है तो उसको ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं काम में आती है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
करें। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द पॉलिसी स्पीक्स, पॉलिसी क्या कहती है कि जरूरत है कि हाई क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स हो। बाइलिंगुअल मीन्स दो लोन लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स हो, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो साइंस एंड मैथ्स के। तो साइंस एंड मैथ्स की जो बुक्स हैं वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए और दूसरी लैंग्वेज में भी, जिससे कि बच्चे जो है सोच सके और बोल सके दोनों सब्जेक्ट्स को, अपनी मदर टंग में भी और इंग्लिश में भी। तो क्या बोला गया कि जो बुक्स होनी चाहिए वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ उनकी मदर टंग में भी हो। यहाँ पे एनईपी ने क्या किया, जो मदर टंग है, जो बच्चे की मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है, और इंग्लिश जो है, उनको एक इक्वल फुटिंग पे ला दिया, इक्वल लेवल। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो एनईपी की बातें कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक जगह तो वो कह रहा है इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, अब एक जगह वो क्या कह रहे हैं कि बुक्स को बाइलिंगुअल करो, बुक्स को इंग्लिश में भी करो और मदर टंग में भी करो। मतलब इंग्लिश और मदर टंग को सेम लेवल पे लेके आ रहा है, इंग्लिश को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि वो कह रहा है कि हर किताब इंग्लिश में भी होनी चाहिए। तो अगर स्टेम को, ये जो स्टेम का मतलब क्या हो गया, वही सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर इसको हमें सेंट्रल रखना है, अगर इसको हमें मेन रखना है इंडिया की प्रोग्रेस में, तो सब चीजें आ जाती हैं, साइंस, मैथमेटिक्स। स्टेम की कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा जल्दी से? हाँ, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है ये शायद, है ना? तो अगर हमें इसको मेन रखना है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, राइट? अगर हमें इसको मेन रखना है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, तो सारी बुक्स को इंग्लिश में भी होना चाहिए और मदर टंग में। इन द सेम ब्रेथ में सेम बात कहते हुए, इट स्पीक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये कहता है कि बाहर की लैंग्वेजेस को सीखना भी जरूरी है, जैसे कि जापानीज सीख लो, जर्मन सीख लो, सेकेंडरी लेवल पे, दूसरे लेवल पे, जिससे कि इनहांस हो जाए। इनहांस मीन्स इंक्रीज हो जाए स्टूडेंट्स की मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, कि बच्चे दूसरी कंट्रीज में जाके भी काम कर सके या पढ़ सके। सरकार का जो विजन है कि इंडिया को डेवलप करना है, इसमें क्या है कि हम इंडियंस को स्किल कर रहे हैं जिससे कि वो पूरी दुनिया में काम कर सके। कटिंग एज सेक्टर्स मीन्स हाईटेक सेक्टर्स, तो हाई टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें काम कर सके। हम एक बेस बना रहे हैं अपने लोगों का जो इंडिया को ऊपर लेके जाए, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इंस्टेड ऑफ एटाविस्टिक रिलैप्स। अब देखो रिलैप्स का मतलब क्या होता है, रिलैप्स शब्द का मतलब होता है कि चीजें क्या हो रही हैं, पीछे की तरफ जा रही है, कोई चीज रिलैप्स कर रही है, इसका मतलब क्या, रुक रही है। एटाविस्टिक का मतलब क्या होता है, पुराना, पीछे की तरफ। तो एटाविस्टिक रिलैप्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है। एटाविस्टिक रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब क्या है कि हम, हमारी प्रोग्रेस रुक रही है। एटाविस्टिक मीन्स पीछे की तरफ, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है, इंडिया के एजुकेशन इनिशिएटिव्स को आगे की तरफ जाना है, कि हम कम से कम इस विजन को पूरा कर सकें। अगर वो मॉडल अपने आप ही सवाल उठ रहा है उस मॉडल पे, तो हमें उस विजन को पूरा करना होगा। एटमिस्टिक मीन्स ओल्ड कह सकते हैं। गिवन दैट द सीबीएसई ऑफन, सीपीएसई क्या होता है, पूरा का पूरा टेम्पलेट होता है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल होता है, पूरा का पूरा मॉडल होता है जिसपे बाकी स्कूल्स भी काम करते हैं पूरे ज्यादातर इंडिया के लिए। तो बेटर कोर्स क्या होगा, आज सही रास्ता क्या होगा कि आप मदर टंग सिखाओ और इंग्लिश सिखाओ, और जहां जहां रिसोर्सेज आपको अलाउ कर रहे हैं और स्टूडेंट्स चाहते हैं तीसरी लैंग्वेज सिखाओ उनको, उनकी चॉइस की। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली, ऑथर ने बोला कि देखो, आप ना बच्चों को मदर टंग सिखाओ उनकी, आप बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, और तीसरी लैंग्वेज बच्चों को उनकी मर्जी से सिखाओ, वो जो सीखना चाहते हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या इंडिया की नेटिव लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो जो भी सीखना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ दो। ये सबसे अच्छा तरीका। समझ आया पैसेज सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। लेट्स मूव टू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एक रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर दें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, क्योंकि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही कर रहे हैं, आज से प्रोफेशन 7.0 स्टार्ट हो रहा है। आई हो सभी को पता है। तो आज सबसे पहली क्लास होगी प्रोफेशन 7 होगी, जिसमें हम स्किमिंग सीखेंगे और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक प्रोफेशन 7 को ज्वाइन नहीं किया है, वो आज क्या ज्वाइन कर लेना। आपका कोड भी लग जाएगा NB60, और आपको सिर्फ और सिर्फ 1400 में पूरा का पूरा कंप्लीट परफेक्शन बैच भी मिल। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आज क्या ज्वाइन कर लो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक से हम स्टार्ट करें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ग्रामर करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश हम परफेक्शन में करते हैं। बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में दे दूंगी। आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरी।
चलिए लेट्स लुक एट इट। इनमें से कौन सा है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एडिटोरियल ने जो बुराई करी है, जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है? पॉलिसी जो है एक साथ इंग्लिश को बोल रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक लर्निंग के लिए, और साथ के साथ उसका स्टेटस भी कम कर रही है। सही बात है, एक तरफ तो बोल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ बोल रही है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज मान लो, इसे इंडियन लैंग्वेज मानो मत। पॉलिसी कोशिश कर रही है कि सारी फॉरेन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दे, रीजनल लैंग्वेज से नहीं, सारी को नहीं, एक फॉरेन लैंग्वेज तो रखी है। डॉक्यूमेंट में दो ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं जिनका एक साथ इंप्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट। सही बात है, डॉक्यूमेंट में दो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो वो कह रहे हैं कि कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखो, फिर वो कह रहे हैं इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, और कह रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज एक ही सीख सकते हो। तो ये बातें एक साथ तो कभी हो नहीं सकती। फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे और एक ही सीखनी है तो इंग्लिश को सीखोगे, अब फिर फ्रेंच जर्मन कैसे सीखोगे? तो दोनों बातें एक साथ इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकती। तो आंसर इज व्हाट? बी, बोथ ए एंड। अगला, कौन सा ईडियम है जो बेस्ट कैप्चर कर रहा है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की बात? पहला है थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। आपको पानी फेंकना था लेकिन आपने पानी के साथ क्या कर दिया? पानी के साथ बेबी को भी बाहर फेंक दिया। मतलब आपको एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना था लेकिन उस प्रॉब्लम को हटाते हटाते आपने इंपॉर्टेंट चीज को ही बाहर कर दिया। सही बात है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। आपको एक प्रॉब्लम हटानी थी लेकिन उस प्रॉब्लम को हटाते हटाते जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपने उसी में गड़बड़ कर दी। तो ऑथर ने तो बोला है कि तुमने गड़बड़ कर दी अभी। अ डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब क्या होता है? जिसके फायदे भी हैं और जिसके नुकसान भी हैं। ऑथर ने फायदे तो किसी के बताए ही नहीं है। ऑथर की टोन तो खराब ही है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें आता नहीं, तुम कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें कर रहे हो। तो मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज का मतलब क्या है? कि आप छोटी छोटी चीजों को देखने के चक्कर में बड़ी चीज से आपका ध्यान जा रहा है। ऑथर की टोन नेगेटिव थी, इसमें भी नेगेटिव ही है कि आप अभी की चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इसका क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। सही बात है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया? सी, बोथ ए एंड ए और सी दोनों के दोनों आंसर्स। मतलब अभी की चीजों में फोकस करने के चक्कर में बड़े लेवल की चीजों में फोकस नहीं कर, प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना था, प्रॉब्लम के साथ इंपॉर्टेंट चीज भी एलिमिनेट कर, गड़बड़ कर। तो इसकी भी टोन नेगेटिव है, इसकी भी टोन नेगेटिव। अगला, कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है पैसेज के हिसाब से? सीबीएसई ने टेम्पोररी रिलैक्सेशंस दिए हैं जब बुराई की जा रही थी। सही बात है, लोगों ने बुराई करी तो सीबीएसई ने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए इस चीज को फॉलो कर लो। एनईपी जो है इंग्लिश को और मदर टंग को कंपेरेबल इंपॉर्टेंस दे रहा है स्टेम एजुकेशन में। सही बात है, स्टेम एजुकेशन में वो कह रहा है कि हर बुक को बाइलिंगुअल बनाओ, इंग्लिश में भी लिखो और मदर टंग में भी लिखो, मतलब एक जैसी इंपॉर्टेंस दे। सीबीएसई ने परमानेंटली एग्जाम्प्ट किया है स्टूडेंट्स को कि आपको कोई थर्ड लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं, परमानेंटली नहीं किया है। गड़बड़ है। तो आंसर इज व्हाट? बी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। अगला, कौन कौन सा कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? पैसेज कहता है कि जो एजुकेशन में चेंजेस आने चाहिए उसमें बच्चों के एस्पिरेशंस भी होने चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं। आप सिर्फ यही नहीं है कि अपने हिसाब से चला दो। सही बात है, ऐसा नहीं है। इम्पोज मीन्स थोपना, यूनिफॉर्म भी सबसे पे एक जैसा। तो अब सब पे एक जैसी लैंग्वेज मत थोपो, बच्चों से पूछो कि बच्चों को क्या करना है, उनके हिसाब से करो। सही बात है। ऑथर कह रहे हैं कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये नुकसानदायक है। नहीं, ऑथर ये नहीं कह रहे कि बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ना नुकसानदायक होता है। नहीं, ऑथर ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ना नुकसानदायक है। अभी के जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं स्कूल्स ने फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन में, वो खत्म हो जाएंगे इस पॉलिसी चेंज की वजह। सही बात है, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि दो लैंग्वेज इंडियन पढ़ो, एक फॉरेन पढ़ो। फॉरेन में तो इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश से इंपॉर्टेंट कोई है नहीं। तो जो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट किया वो बेकार हो जाएंगे। सही बात है बिल्कुल। आंसर इज सी, बोथ ए एंड। टोन क्या है? डेलिबरेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑथर ने बहुत एनालाइज किया है चीजों को, बहुत सोच समझ के बोला है। बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने बहुत सोच समझ किया है। ऑथर ने सजेशन दिया है ऑथर ने लास्ट में कि बच्चों से पूछो उनको क्या पढ़ना है। ऑथर बहुत खुश है, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ऑथर की टोन पॉजिटिव तो कहीं भी नहीं थी। तो आंसर वॉज बी, बोथ ए एंड बी। ऑथर की टोन ए और बी दो। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरी।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड, इस कौन था सनी डे? तो सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं तो नहीं थी सनी डे, तो यहाँ पे इट लगाना पड़ेगा। इट बीइंग अ सनी डे, और सनी डे था तो मैंने डिसाइड किया कि अपने छोटे भाई को जू ले जाऊं जिससे कि वो नए नए टाइगर के बच्चों को देख सके। तो सनी डे कौन था वो लिखना पड़ेगा, तो इट था, इसका प्रोनाउन आएगा इट। तो ए पार्ट वॉज इनकरेक्ट। रनिंग डाउन द स्ट्रीट, कौन भाग रहा था स्ट्रीट पे? हैवी स्टोन तो नहीं भाग रहा था, तो वाइल ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, जब वो गली में नीचे की मतलब गली में भाग रहा था तो एक बहुत बड़े स्टोन ने उसको गिरा दिया और वो गिर गया और उसके नी में इंजरी आ। तो वाइल ही वॉज रनिंग, कौन भाग रहा था भाई? चलो, ओनली आई रेड 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक yesterday, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज डिफिकल्ट थी तो मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े। तो जो एडवर्ब होता है उस जिस वर्ड के बगल में लगा होता है उस वर्ड के बारे में बताता है, तो मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़े, तो ओनली आई रेड नहीं, आई रेड ओनली 2 चैप्टर्स। सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े। तो क्या पढ़े? सिर्फ 2 चैप्टर। तो सिर्फ उस वर्ड के पास लगता है जिसके बारे में बता रहा हूं, तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े मतलब आई रेड ओनली 2 चैप्टर। टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली द कैलकुलेटर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली किसको करनी है? बच्चे को करनी है ना, तो कैलकुलेटर को थोड़ी ना करनी है प्रॉब्लम सॉल्व, बच्चे को करनी है। तो टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली द स्टूडेंट यूज्ड द कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि किसको सॉल्व करनी है? बच्चे को करनी है प्रॉब्लम। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बच्चे की है, बच्चे की है मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आएगा। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए बच्चे ने कैलकुलेटर यूज किया, ना कि कैलकुलेटर को यूज किया गया बच्चे। इसका मतलब बी और सी दोनों को ठीक करना पड़ेगा। ही नियरली स्पेंट ऑल हिज सेविंग, उसने लगभग लगभग अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। लगभग लगभग क्या है? सेविंग्स है, तो ही स्पेंट नियरली ऑल हिज सेविंग। लगभग लगभग खर्च नहीं करी है, लगभग लगभग सारी सेविंग्स खर्च कर दी है, तो सारी सेविंग्स लगभग लगभग, तो ये नियरली इसके बारे में बता रहा है ना कि स्पेंड के बारे में। आज के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बहुत प्यारे थे, थोड़े से टफ भी थे। यहाँ पे एडवर्ब जो है उसी वर्ड के बारे में बताता है जिस वर्ड के बगल में लगा होता है। ओनली आई मीन्स मैं, सिर्फ मैं। ओनली रीड मीन्स सिर्फ पढ़ा है मैंने। ओनली 2 बुक्स मीन्स सिर्फ 2 किताबें। तो जिस वर्ड के बगल में लगा होगा उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। तैयार है सभी लोग स्किमिंग के लिए? एक रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 7500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन राइट नाउ। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर दे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, हर कोई बच्चा तुरंत की तुरंत लाइक कर देगा। डेटा को लेकर दिक्कतें हैं, लेटेस्ट इंडस्ट्रियल इंडेक्स, मतलब ये जो आईआईपी क्या होता है पूरा पूरा इंडेक्स आता है कि कितना कितना प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसे। तो इसका जो डेटा है उसके बारे में बात करने। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। पहले आप पूरा स्किमिंग वाला आर्टिकल खुद से करेंगे। आज हम परफेक्शन 7.0 में भी स्किमिंग सीखने वाले हैं पहली क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। अभी हम स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ें। ग्रोथ दिखा रही है कि हमारा आउटपुट स्ट्रांग होता जा रहा है। डेटा दिखाता है कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नया डेटा कुछ चिंताएं भी उठा रहा है। ग्रोथ जो है वो हाई पे जा चुकी है इतने से, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो हुआ है। इसका रीज़न है कि हमारी कंट्री में कंजम्पशन बहुत अच्छा हो रहा है, चीज़ें ग्रो कर रही है। तो पूरे पैसेज का मेन आइडिया यही था कि चीज़ें ग्रो कर रही है। ड्यूरेबल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऑपोजिट बात क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी सी नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छी हो रही है। जीएसटी रेवेन्यूज जो है कम तेजी से बढ़े हैं। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बढ़ गए हैं। तो इंडिया की इंडस्ट्री ग्लोबल डिमांड तो फिल कर रही है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर से डिमांड नहीं आ रही है। इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है बाकी दुनिया में जो होता है। एक चेंज भी किया है इन्होंने मेथड्स में, हो सकता है इसकी वजह से भी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है, कंट्री के अंदर की डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट समाना ज़्यादा हो रहा है। ये ऑथर ने बताया है हमें इस पैराग्राफ। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हटा दिया गया है, एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अब आया है। ये एक्यूरेट अप्रोच है, लेकिन ये चेंज इतना देरी से क्यों इंप्लीमेंट किया गया? अनसिस्टमेटिक अप्रोच थी। आईआईपी में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, इस बात से भी मैच नहीं कर रहा है कि ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है ये बहुत कम ग्रो हुआ है। कोर सेक्टर इंडेक्स अभी भी पुराना ही है, बाकियों को इंडेक्स अपडेट कर दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है सवाल उठा रही। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कौन सी बातें अगर सच हो गई तो ऑथर का जो सजेशन है वो कमजोर पड़ जाएगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपोर्ट से ज्यादा है डोमेस्टिक डिमांड के कंपैरिजन में। तो ऑथर की बात का ऑपोजिट बताना है। जीएसटी रेवेन्यूज स्लो हुए हैं, तो ये बात तो सपोर्ट कर रही है। जीएसटी रेवेन्यू स्लो हुए हैं, इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक डिमांड कम है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 4 साल के हाई पे जा चुके हैं, ये भी सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, ऑथर भी यही कह रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो नॉन ड्यूरेबल है उनमें हाई आया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन रिकवर हो गया, मतलब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है। ऑथर कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड कम हुई है, तो ये अगेंस्ट है। इकोनॉमी जो है दुनिया से के ऊपर डिपेंडेंट है, ये नॉट कनेक्टेड। ऑथर ने वैसे ये बात बोली भी थी, तो ऑथर की बात से तो सपोर्टेड है, ये सपोर्ट तो कर रही है, बट इस वाली बात को नहीं पैसेज में सपोर्ट कर रही है। तो कौन सी बात है जो ऑथर के ऑपोजिट है? वो सी है। ऑथर कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है, और सी में लिखा हुआ है कि कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ रही है। दोनों बातें ऑपोजिट हैं, इसका मतलब यही कमजोर बना रहा। अगला, ऑथर ने जो बुराई करी है इस रिवीजन की, इसमें से कौन सा है जो बेस्ट बता रहा है? इस चीज का अडॉप्शन गलत है? नहीं, ऑथर ने बोला ये सही है। इन्होंने इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ रिप्लेस किया, बिल्कुल उल्टा दे रखा है। इसकी जगह ये आया है, ना कि इसकी जगह ये आया है। जो मेथोडोलॉजी है इसकी वजह से ग्रोथ कम हुई है? नहीं। हम इन्होंने इम्प्रूव मेथड तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि डिले क्यों किया है, इतनी देरी से क्यों किया। तो आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन स्किमिंग आर्टिकल। क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वो क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। सर्कमस्पेक्ट हो मतलब आप बहुत केयरफुल हो। एक्सरसर्बेट आप गले पर नमक छिड़क रहे हो। ग्रेगेरियस आप बहुत ज़्यादा सोशिएबल हो, बहुत ज़्यादा कंपनी इंजॉय करते हो। इम्पेक्यूनियस गरीब हो। विट्रियोलिक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है। CEDA&B। चलिए प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही ले रहे हो, कोई सवाल नहीं उठा रहे। फ्लाई इन द फेस ऑफ बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हो। जंप द क्यू रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। की वंस काउंसिल एकदम शांत हो। ब्रेक न्यू ग्राउंड नई नई चीजें लेके आ रहे हो, इनोवेशन लेके। CAED&। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखोगे ही लिखोगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे को लिखना है ना, एवरीवन। जिस बच्चे की घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अभय कुमार। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। अब बात कर रहे हैं प्रोफेशन 7.0 की। ये 1 जुलाई मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे इसकी क्लास होगी आज 11 बजे। तो हम मिलेंगे 11 बजे की क्लास में। इसमें हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। ग्रामर की आपको सारी क्लासेस, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जितने भी प्रोफेशन बैचेस होते हैं पूरे साल में जो आएंगे वो आपको सारे के सारे मिलेंगे। सारे के सारे प्रोफेशन के एवरी सैटरडे प्रोफेशन में एक मॉक टेस्ट होता है, वो आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस।
NB60 आपका कोड लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, विच इज अ स्पेशल ऑफर। 1400 रुपीज में आपको पूरे साल की सारी क्लासेस मिल जाती है। 120 रुपीज पर मंथ से भी कम का पड़ता है। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश कमजोर है, अभी तक आपने अपनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं करी है, तो आप सिर्फ 3 महीने अगर आप मुझे दे देते हो, 1 महीना एडिटोरियल, 1 महीना परफेक्शन, तो आपकी इंग्लिश बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है, आप सिर्फ इंग्लिश ले सकते हो, यहाँ से स्कैन कर सकते हो। येस ऑफिसर पे आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अभी आपको पता है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, SBI PO का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इस साल वैकेंसीज भी बहुत आ रही हैं, क्लर्क की भी भर भर के वैकेंसीज आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करो, तो आज 1 जुलाई है, एक 2499 का ऑफर निकाला गया था, जो कि उन बच्चों के लिए था जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कंप्लीट बैंकिंग के सब्सक्रिप्शन को, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप आज के आरडी सब्सक्रिप्शन को लेके 1 जुलाई से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते। 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 2499 में पड़ता है, मतलब इट इज अ वेरी वेरी लेस अमाउंट, जो कि सिर्फ आज के लिए वैलिड है। इतना कम प्राइस आज तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए किया गया था, जिसकी आखिरी डेट आज है। 6700 प्लस वैकेंसीज यहाँ आई हैं, 1500 वैकेंसीज यहाँ आई हैं। क्लर्क में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो पूरे साल अगर आप सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करो, तो 40 से 50 हजार वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी पूरे साल में, अलग अलग एग्जामिनेशन को सबको अगर ऐड कर लिया जाए तो, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप इसी साल सिलेक्शन ले सकते हो, अपनी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करके। और येस ऑफिसर आपको एवरी ईयर, हर साल हजारों में सिलेक्शन देता है। अगर आप कोई भी बैंकिंग वाले बच्चे से पूछोगे जो सिलेक्टेड होगा, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहा होगा, उसके मुंह पे यही एजुकेटर्स का नाम आता है। तो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपरेशन येट, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस होती है। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लेना है, वो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको येस 50 कोड लगाना होगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सारे के सारे कंप्लीट मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सारी की सारी चीजें ऑफिसर लैब में मिल जाएंगी। ये भी येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ठीक है, इसका स्कैनर ये है। जिन बच्चों को रिन्यू करवाना है, वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ये है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी आंसर करेगी। इसलिए मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा प्रोफेशन, किसी भी बच्चे का किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। अब हम मिलेंगे परफेक्शन 7 होगी पहली क्लास में 11 बजे। मेक श्योर करना कि आप 11 बजे से पहले पहले